तो चैप्टर 7 अभी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर 6 का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था। वो कॉन्सेप्ट था तुम्हारा एसी जनरेटर कैसे काम करता है। एसी जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर अलग है, डीसी डायनामो अलग है, एसी जनरेटर अलग, दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है। इसमें स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, उसमें तुम्हारा स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। डीसी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिर हम लोग ने देखा कि कैसे रोटेट करता है, तो फेराडेज के लॉ के कारण तुम्हारा जैसे जैसे घूमेगा फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एज ए रिजल्टेंट करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट तुम्हारा अल्टरनेट होता है, डायरेक्शन चेंज करता है। हर हाफ साइकिल में पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और एक फुल साइकिल में समझो कि करंट जीरो से स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है, पीक वैल्यू पे जाता है, और फिर जीरो पे पहुंचता है एक हाफ साइकिल, और फिर जीरो से स्टार्ट होके फिर तुम्हारा नीचे तरफ उल्टा तरफ ऑपोजिट पोलरिटी में पीक पे पहुंचता है, और फिर तुम्हारा जीरो पे पहुंचता है। इसको एक साइकिल, एक चक्कर बोलते हैं। उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या वोल्टेज कितना रहता है वो हमारा यहाँ पे निकला। इस इक्वेशन को अगर तुम गौर से देखोगे, इस इक्वेशन को अगर गौर से देखोगे, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक, मतलब किसी टाइम टी पे ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एन। इसको हम लोग ई जीरो साइन ओमेगा टी से बात करते हैं, तो टी जहां पे वो टाइम है, और ओमेगा क्या है, सॉरी, ओमेगा क्या है, ओमेगा किस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। वो जो डीसी का, सॉरी, एसी जनरेटर का जो आर्मेचर था, वो घूमता है, राइट। आर्मेचर जब घूम रहा है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो हम लोगों ने कांस्टेंट माना हुआ है, वो है ओमेगा। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जो इंडिया में ये 50 हर्ट्ज में है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर मारता है। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जहां पे ई नॉट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स उस आर्मेचर में जो इंसुलेटेड कॉपर कॉइल है वो कितना बार घुमा हुआ है, वो बी कितना का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं, वो ए उस आर्मेचर का एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो ई नॉट है, ये पिक वैल्यू को दिखाता है। क्या है, पिक वैल्यू, माना हाईएस्ट वैल्यू। और ये वोल्टेज का भी कह सकते हैं, इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पिक वैल्यू को दिखाता है। क्यों, क्योंकि और जब ये 1 होगा तो ओमेगा टी का वैल्यू पाई/2 के बराबर होगा। तो जब 90 डिग्री पे रहता है, मतलब जो साइकिल में 90 डिग्री पे रहता है उसको तो पिक वोल्टेज देता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी तुम्हारा उस तरह से, उसको पिक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सप्रेशन दिख रहा है ये इंस्टेंटेनियस करंट है, मतलब उस टाइम टी पे कितना करंट है। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था लास्ट में, कि मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारा साइन का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होता है, 1 + 1, और -1 में वेरी करता है। एक तरफ ऊपर वाले में जब पोलरिटी उलट जाता है तो -1 हो जाता है, पोलरिटी सेम रहता है तो तुम्हारा +1 तक रहता है मैक्सिमम वैल्यू, जो कि जिसके से ई नॉट और आई नॉट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये किससे जनरेट हो रहा है, जनरेटर या डायनामो से जनरेट हो रहा है। डायनामो जनरेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि एक मशीन बनाएंगे, कॉइल वगैरह बनाएंगे, फैराडे का जो लॉ है उसको फॉलो करेंगे, और कुछ बुद्धि भिड़ाएंगे, और मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते जाएंगे। और इस प्रोसेस में अल्टरनेटिंग करंट अगर जनरेट हुआ, मतलब कि पोलरिटी अगर चेंज हो रहा है, तो वैसे जनरेटर को क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं। और अगर पोलरिटी चेंज ना हो, यूनिडायरेक्शनल करंट मिले, तो उसको डीसी मोटर या डीसी जनरेटर कहते हैं। वो कैसे काम करता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में। ठीक है, आज तारीख है तुम्हारा 8। ठीक है, देखो, अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे।
कि क्या है, मोटा मोटी बोलने के लिए जिसका पोलरिटी चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी। ठीक है, और इससे हमारा एक एक्सप्रेशन भी हमें मिला कि आई इज इक्वल टू आई नॉट, छोटा ही लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब आई कैसा फंक्शन है, साइनसोइडल वेव की तरह काम करेगा, साइनसोइडल फंक्शन है करंट यहाँ पे, साइनसोइडल फंक्शन है किसके, टाइम का, किसका, टाइम का, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के साथ साथ वो बदलेगा, और बदलाव जो होगा वो कैसा होगा कि साइन के फंक्शन में वो बदलाव। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई नॉट जो है वो क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कह सकते हो, पीक वैल्यू मान कर चलता है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्ज के आसपास हमारे यहाँ पे इंडिया में रहता है, कितना, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर। ठीक है, अब ये 50 चक्कर दिखता कैसे, अब सवाल ये उठता है कि 50 चक्कर करंट का ग्राफ कैसा दिखता होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा मानो कि एक ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा आई और टी का ग्राफ है, आई वर्सेस टी का, टाइम और आई का। तो इसमें तुम्हारा जो करंट है वो एक सेकंड में ऐसे 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 साइनसोइडल वेव की तरह, ठीक है, ठीक से नहीं बन रहा है कोई, मतलब कितना 50 टाइम्स अपना पोलरिटी चेंज करेगा, एक साइकिल मतलब 50 चक्कर लगाएगा, और एक वेव जो रहता है ये एक साइकिल कहलाता है, ये क्या है, एक साइकिल। ठीक है, ये एक साइकिल की बात हो रही है, जैसे 50 बार हो, 50 बार होगा, इसका मतलब क्या है, एक चक्कर में देखना कि 2 बार जीरो होता है, करेंट एक चक्कर में 2 बार जीरो होता है, और एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो 50 चक्कर में 100 बार जीरो होगा, मतलब कि अगर तुम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा लो, ठीक है, जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था उसी को लगा लो, वो यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा यूज होता है, हॉट क्या कहते हैं, वायर इक्विपमेंट यूज होता है, वो अलग होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे समझने के लिए। तो जो कांटा है, डिफ्लेक्शन कितना बार होगा, एक सेकंड में 50 बार, ऐसे 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 50 बार, लेकिन एक सेकंड में 50 बार, 100 बार डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन 100 बार डिफ्लेक्ट करने का तो समय नहीं मिलेगा, तो तुमको दिखेगा कांटा ऐसे स्थिर है, जीरो पे स्थिर है, कुछ कुछ रीडिंग तुम उससे नहीं ले सकते। ठीक है, एनीवेज, तो ये क्या है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है, किसके लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, इंडियम। ठीक है, अब अगर तुम कहो कि इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल कुछ ऐसा होता है, इस तरह का दिखाते हैं सिंबल। ठीक है, ऐसे ही साइन वेव थोड़ा सा बना दिया अंदर, ये एसी सोर्स का सिंबल, एसी सोर्स ऐसा दिखता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के कारण। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन तुम करंट का नहीं देते। जब हम लोग डीसी सोर्स की बात करते थे, तो डीसी सोर्स अगर तुम लोगों को याद होगा, तो डीसी सोर्स कुछ ऐसा, हम लोग एक बैटरी जोड़ते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता था, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलते हुए दिखाते थे, ये डीसी सोर्स था। लेकिन अभी ये क्या है, एसी सोर्स है, और एसी सोर्स में कोई भी डायरेक्शन हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि पोलरिटी तो चेंज कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल केस में हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन निकला है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब उस टाइम पे कितना करंट है, और इसका पीक आई नॉट है, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम। इतना समझने के बाद, ये मैथमेटिकल सारी चीजें समझने के बाद, ये जनरेट कैसा होता है ये समझने के बाद, अब हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे आ जाते हैं। एक्चुअल टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होता है, मान लो कि कहे कि साइकिल चेंज तो कर रहा है, पोलरिटी चेंज कर रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट भी दे दिया, मतलब कि एट टाइम एनी टाइम टी पे तुम एक इक्वेशन भी लिख रहे हो, लेकिन अब तुमसे अगर कोई पूछे कि ओवरऑल एवरेज कितना है किसी टाइम इंटरवल में, तब क्या करेंगे, वो अभी हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे कि एवरेज करंट कितना होता है। ठीक है, तो अभी का टॉपिक हम लोग डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं एवरेज
वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो इंटरेस्टिंग लगेगा, आसान चीज है, अधिक कुछ नहीं है। हाँ मैथमेटिक्स थोड़ा सा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये एवरेज वगैरह तुम लोग समझते हो राइट, कि एवरेज क्या होता है, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, तुम लोग जानते हो कि आई, यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस लिखते हैं तो इसको तुम लोग बोल सकते हो कि छोटा डी क्यू बाई डी टी। किसी छोटे से टाइम इंटरवल डी टी पे जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो इंस्टेंटेनियस करंट के डेफिनेशन तुम लोग जान रहे हो। अगर यहीं पे तुम्हारा एवरेज की बात हो, एवरेज करंट को तुम लोग अगर कोई बताना चाहते हो तो बता सकते हो, कैसे करेंगे कि टोटल चेंज इन चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उस टाइम डेल्टा टी में, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। जहां पे डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोज इन टाइम डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इंटरवल रहता है और उसमें पूरा एक एक्यूरेट dt रहता है, ठीक है। छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि टेंस टू जीरो की तरफ रहे, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस की बात होगी, ठीक है। अब इसी से हम लोग एक एवरेज की बात करेंगे। एवरेज कैसे निकलेगा बात कर रहे हैं, जरा देखो ठीक से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी फंक्शन है, ये मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। मानो कि मैथ्स में एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, मानो कि एफ टी टाइम का एक फंक्शन है, कोई वाई एक फंक्शन है जो कि एफ टाइम का फंक्शन है, ठीक है। और तुमसे पूछे कि वाई एवरेज बताओ कितना होगा, तो उसको निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि तुमको y को dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, और फिर टाइम को भी तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt। ये होता है तुम्हारा एक्चुअल एवरेज निकालने का तरीका। जिस फंक्शन, जो भी टाइम का फंक्शन है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा एवरेज निकल के आता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे अभी क्या, हाँ एवरेज करंट कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं जरा देखते हैं, ठीक है। वो एवरेज करंट निकालना है, तो वी हैव एक इक्वेशन है हमारे पास, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है। इसी चीज को लिख सकते हो कैसे, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी के टर्म में लिख सकते हो, हाँ इधर उधर किए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, तो टोटल चार्ज फ्लो करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल चार्ज मान लो कि ये कैपिटल क्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो बराबर हो जाएगा डी क्यू के, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा आई डी टी के, इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। ये जो छोटा डी क्यू चेंज हुआ कितना में, मान लो कि डी टी टाइम में चेंज, और ऐसा जितना भी डी क्यू है सबको जोड़ दिए, मतलब क्या इंटीग्रेट कर दिया, डी क्यू को जोड़ दिए, तो वो हमारा मिल रहा है एक्सप्रेशन कैपिटल क्यू, जो कि बराबर है आई डी टी के इंटीग्रेशन के बराबर, ठीक है। और इस बीच में छोटा 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 बहुत सारा डी टी डी टी डी टी टाइम लगा होगा, और ये सब एड अप होके टोटल टाइम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो टोटल चार्ज कितना हुआ ऊपर में, आई डी टी, और टोटल टाइम कितना लगा सारे dt को एक साथ इंटीग्रेट करने के बाद, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हो गया टोटल टाइम। कब, जब ये क्यू ट्रांसफर हो रहा है चार्ज। तो अगर तुमको आई एवरेज की बात करोगे अभी यहाँ पे, आई एवरेज में क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज देखो यहाँ पे क्या है आई डी टी, और टोटल टाइम कितना लगा dt। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एवरेज करंट। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट, ठीक है।
ये कैसे आया, समझ में आया सबको को? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर। चलो ठीक है। तो ये एवरेज कैसे निकला कि एक तरफ जितना भी चार्ज है सबको डीक्यू को इंटीग्रेट किया और एक तरफ टाइम को इंटीग्रेट किया, जितना चार्ज हुआ है डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा, एवरेज निकल गया। ठीक है। अब एवरेज करंट तो समझ में आ गया अभी तक। ठीक है। अभी अगर तुमसे पूछा जाए कि एवरेज करंट, ठीक है, फॉर एसी इन फुल साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में कितना एवरेज करंट है निकाल के देख सकते हैं हम लोग। तो उसी को अब हम लोग निकालेंगे। एवरेज करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसी को अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फंक्शन है। ये फंक्शन को अगर देखोगे, इस करंट के फंक्शन को देखोगे तो ये टाइम का फंक्शन है, जहां पे आई नॉट पीक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है। ओमेगा यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर है 50 हर्ट्ज, हमारे इंडिया के लिए एटलीस्ट वो कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है बीच बीच में। हाँ वो ठीक है, कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना करंट है, एवरेज वैल्यू किसके लिए, एक फुल साइकिल के लिए कितना एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना निकलेगा वो निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो जरा देखो कितना आता है। तो उसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई एवरेज हम लोग जानते हैं कि ये होता है ऊपर में आई डी टी और नीचे में होता है डी टी। ठीक है। आई का वैल्यू देखो ऊपर में दिया हुआ इक्वेशन 1 में। और ये किस किसके लिए हो रहा है, फुल साइकिल। एक साइकिल में कितना लगता है, एक टाइम पीरियड के बराबर। तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट लेंगे हम लोग जीरो से लेके स्टार्ट होगा और कैपिटल टी एक टाइम पीरियड तक इसका टाइम जाएगा। ऊपर भी dt है, नीचे भी dt है, नीचे भी सेम लिमिट ही बैठा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई एवरेज। ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम लोग आई का वैल्यू बैठा देते हैं, तो वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक आएगा डी टी। ठीक है। और नीचे में आ जाएगा तुम्हारा डी टी, जीरो से लेके टी। ये सिंपल सा एक इक्वेशन हम लोग को आ रहा है। इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं, आगे ले चलते हैं। तो आगे जब ले चलेंगे तो ऊपर जब इसमें देखो आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है। अंदर जब साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो अभी तक आई थिंक तुम लोग समझ चुके होगे, इसका माइनस कॉस ओमेगा टी होता है और ओमेगा टी फिर से इंटीग्रेट होके नीचे में ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू बैठेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो जीरो से लेकर कैपिटल टी तक बैठ गया। नीचे में dt का इंटीग्रेशन स्मॉल टी, और इसमें भी तुम्हारा जीरो और t तुम्हारा लिमिट बैठ गया। ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे इक्वेट करें तो कितना आ रहा है जरा देखते हैं। तो जो देखो, ये माइनस साइन बाहर ले आया है, ऐसा किए जरा देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी बाहर आ गया। ऊपर में ओमेगा को भी बाहर खींच लिया तो ये हो जाएगा इतना। अब जरा देखो, माइनस भी बाहर आ गया है, ओमेगा भी बाहर आ गया है, कॉस कॉस ओमेगा स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी टाइम पीरियड माइनस कॉस ओमेगा एक जीरो रख देते हैं, तो ये कॉस जीरो के बराबर हो जाएगा। ऊपर का सारा लिमिट हम लोग बैठा दिए। नीचे में देखो टी माइनस जीरो कैपिटल टी को भी हम लोग बाहर खींच लेते हैं, यानी ये यहाँ पे आ गया कैपिटल टी। तो ऐसा कुछ आ रहा है लिमिट बैठाने के बाद। अब तुम लोग जानते हो कि एक टाइम पीरियड किसे कहते हैं,
एक टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने वाले को कहते हैं। एक चक्कर लगाने में कितना एंगल सब्सक्राइब करता है? 2 पाई सब्सक्राइब करता है। ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। तो एक टाइम पीरियड कैपिटल टी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है। तो वो अगर लिखा जा जी सर। सकता है, वो अगर लिखा जा सकता है तो इस टी को यहाँ पे बैठा देंगे, एक ही टर्म में आ जाएगा। तो -I0 ओमेगा कैपिटल टी। हाँ, बाहर में अभी कैपिटल टी को रखने देते थोड़ी देर। ठीक है। ये अंदर में जो फेज है उसको हम लोग, मेन कंसर्न है हमारा, तो वो कॉस ओमेगा ये हो जाएगा क्या? 2 पाई बाई ओमेगा। माइनस कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसको अभी एक लाइन के लिए कॉस जीरो रखते हैं। अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वही होता है जो जीरो होता है। कितना होगा? 1। हाँ, कॉस 2 पाई इजकल टू 1, कॉस जीरो इजकल टू 1। तो इन दोनों को अगर बैठा दोगे, हाँ, इन दोनों को अगर बैठा दोगे, 1 - 1, और आगे में जो भी रहे 1 - 1, तो ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? जीरो। एवरेज करंट कितना निकलेगा? जीरो। किसके लिए? एक पूरे चक्कर के लिए। एक पूरे चक्कर के लिए एवरेज करंट जीरो निकल रहा है। ठीक है। सोचो, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट हमारा जीरो निकल रहा है। कब? जब अल्टरनेटिंग करंट हो। ठीक है। कैसे निकल रहा है? ऐसे निकल रहा है। ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि एवरेज करंट हाफ साइकिल के लिए कितना होगा। ठीक है। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, करंट फॉर हाफ साइकिल, तो हमें आई एवरेज कितना निकलेगा वो यहाँ पे लिखते हुए चल रहा है। सफेद से ही करंट दिखने में अच्छा लगता है। जरा देखो, तो यहाँ पे आई डी टी होगा, नीचे में तो डी टी। ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हाफ साइकिल के लिए, कोई बताओ? 0 से लेकर T/2। हाँ, 0 से लेके T/2, 0 से लेके T/2। ठीक है। तो आई का वैल्यू अभी बैठा देंगे। तो आई जितना था, I0 साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके T/2। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो 0 से लेके T/2, और ये dt हो जाएगा। तो ये तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही किए हो कि ये कितना निकलता है। I0 बाहर निकल गया, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से लेके T/2। और ये हो जाएगा तुम्हारा, नीचे में dt का हो जाएगा T/2। तो एक बार लिख लेते हैं, t हो जाएगा ये 0 से लेके T/2। ठीक है। तो जरा देखो, इसको हम लोग इक्वेट करते हुए चल रहे हैं। ऊपर में I0 है, ओमेगा है, माइनस साइन है, सब बाहर निकालते हुए चलेंगे। ठीक है। -I0/ओमेगा बाहर निकाल, जैसे वहां पे निकालते हैं ऐसे ही निकाल रहे, कोई 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 इसमें इधर उधर नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ये T/2 हो जाएगा। T/2 नीचे हुआ तो ऊपर एक 2 चला जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, और कैपिटल टी एक इधर लिख ले रहे हैं। सारा चीज सॉल्व हो गया। अंदर में जो बचा, माइनस बाहर निकल गया, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह पे क्या लगेगा? बड़ा T/2, माइनस कॉस ओमेगा जीरो। सारा लिमिट हम लोग बैठा दिए। आई एवरेज निकल रहा है हाफ साइकिल के लिए। जरा देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि टी का वैल्यू कितना रखेंगे? वही 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है। तो देखो, T/2 रखते हुए देखते हैं कितना आ रहा है। ये ओमेगा हो गया, ये टी बाहर एक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अंदर में भी वही करना है, कॉस ओमेगा बाई 2 करते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा 2 पाई बाई
ओमेगा माइनस कॉस 0। इसमें से क्या क्या कट रहा है उसको हम लोग काट देते हैं। जैसे ये 2 कट रहा है, काट दिया। ओमेगा ओमेगा कट रहा है, कट दिया। 2 कट रहा है, कट दिया। ये कट गया, ये कट गया। तो जो कट्टम कुट्टम होने के बाद जो बचा वो है आई नॉट बाई पाई, बाहर। अंदर में बचा कॉस पाई माइनस कॉस 0। आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए निकल रहा है। ठीक है, तो अब कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। -1। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई पाई -1, 0 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा -1 -1 -2, -2 एक माइनस है तो +2। तो आई एवरेज जो निकल रहा है हाफ साइकिल के लिए वो होता है 2/पाई आई नॉट। 2/पाई आई नॉट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और गौर करने वाली बात है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और ऊपर में 2, यानी 2 डिवाइड बाई 1.414। तो वो कितना के बराबर निकलेगा? करीब 63 समथिंग के आसपास निकलेगा, राइट? एग्जैक्ट। कोई बताओ कितना निकलेगा? 2/पाई का वैल्यू कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। कितना आ रहा है जी? ऐसे ही पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए। सर 0.6363। 0.36, हाँ मतलब उसको राउंड ऑफ करके 6 7 कर लेते हैं। हाँ, तो ये लगभग लगभग आई एवरेज जो आ रहा है हाफ साइकिल के लिए वो निकल रहा है कितना? 0.637 आई नॉट। यानी कह सकते हो कि हाफ साइकिल में पीक का 63.7% वैल्यू होता है। मीन वैल्यू जो होगा, एवरेज वैल्यू जो होगा करंट का हाफ साइकिल में, वो पीक का 63.7% वैल्यू रखता है। तो उसको तुम लोग कह भी सकते हो। मान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकती है। फिर कह सकते हैं प्रूव डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ड्यूरिंग हाफ साइकिल, या फिर कह दे कि प्रूव दैट इट इज 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। ऐसा कुछ कर दे तो ऐसा करके करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब देखते हैं वोल्टेज के साथ क्या खेला होगा। ठीक है, देखो अच्छा, एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन कैसे देंगे? अभी तक एवरेज कैसे दिखता था? एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन कैसे दिखता था? एवरेज, एवरेज मतलब के ऊपर में एक बार लगाते थे, राइट? तो तुम आई एवरेज को दिखाने के लिए तुम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। आई के ऊपर एक छोटा बार दे दिया, ये एवरेज वैल्यू कहलाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हारा कुछ ऐसा करके दिया रहता है, ये भी एवरेज वैल्यू कहलाता है। ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका, तो ये तुम लोग जान रहे हो कैसे करना है। ठीक है, सेम तरह का कैलकुलेशन होगा किसके लिए? ईएमएफ या वोल्टेज के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये फंक्शन ऑफ वोल्टेज कह सकते हो या ईएमएफ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये हम लोग V करके रख के हम लोगों ने कर लिया। किताब में लगभग सारे किताब में ये दिया रहता है, इसलिए हम लोग L लिख रहे हैं अभी। तो अगर तुमसे कहा जाए कि एवरेज
वोल्टेज फुल साइकिल, तो तुम लोग क्या कहोगे? 0। डेराइव कैसा करना है तुम लोग को आता है, पीछे से देख के कर लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस में अगर कहा जाए कि एवरेज, वी एवरेज के लिए कहा हाफ साइकिल में, देखो यहाँ पे सिर्फ आई नॉट और फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी सब चीज तो एक ही जैसा चलेगा। वो तुम लोग कह सकते हो कि 0.637 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज वी नॉट। और पीक वोल्टेज तुम लोग जानते हो, अगर एसी जनरेटर है तो उसका क्या होता है? एन बी ए ओमेगा, ठीक है, इन केस ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज करके तुम लोग एवरेज वैल्यू तो आप कम से कम अच्छी तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे और कुछ नहीं करने वाले हैं, ये तुम लोग खुद से करना है, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे एवरेज निकालने का अलग अलग तरीका है, उसी में से एक और तरीका आता है, वो है तुम्हारा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, या फिर करंट का आरएमएस वैल्यू कितना है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सप्रेशन भी हम लोग डेराइव करेंगे, जैसे अभी हम लोग ने एवरेज किया वैसे ही। तो नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, किसी का भी हो सकता है, करंट का हो सकता है, वोल्टेज का हो सकता है, अभी हम लोग करंट देख रहे हैं, ऑफ एसी। नाम सुन के क्या लग रहा है कैसा होगा? देखो, मान लो कि कोई फंक्शन है ए, ठीक है, इसका अगर कहा जाए कि आरएमएस वैल्यू कितना हो, तो सबसे पहले इसको क्या करना है? रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद इस स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा, ऐसा। और फिर जब स्क्वायर का एवरेज निकल जाएगा तो उसका फिर रूट कर देना पड़ेगा। तो अगर कोई फंक्शन ए है तो ए आर एम एस इजगल टू कितना हो जाएगा? ऐसा, पहले स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, और फिर जो निकला वैल्यू उसका रूट ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या? रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर का मीन लिए और फिर उसका रूट कर दिया, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। अगर ये चीज तुमको समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा किनारे कर दें, इसको रहने देते हैं, थोड़ा किनारे कर देते हैं ताकि ये रेफरेंस में काम आए, और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे इसको डेराइव करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि आई आर एम एस कितना होगा, या फिर करंट का आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, तो वही देखो, करंट को पहले स्क्वायर करना है, फिर इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कई तरीके से निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन ऊपर में दिया हुआ है, तभी ऐसा ब्रैकेट वाला ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको रूट कर देना। तो ये हो जाता है आई आर एम एस वैल्यू, ठीक है, आई आर एम एस वैल्यू। अगर कहा जाए तुमको कि वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू कितना है, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब आर एम एस वैल्यू, तो कोई पहले वोल्टेज के स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज करो, और फिर उसका रूट निकालो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी आर एम एस, ठीक है। और फंक्शन जो है, तुम लोग जान रहे हो कि सेम फंक्शन ही हम लोग यूज करने वाले हैं। वो फंक्शन क्या है? आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और v के लिए हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। ये दो साइनसोइडल फंक्शन ही हम लोग यूज करेंगे, और करके देखेंगे कि वी आर एम एस कितना निकल रहा है, और आर एम एस कितना निकल रहा है, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट कितना निकल रहा है, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना निकल रहा है। और हो सकता है कि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में ये डेराइव करने आ भी सकता है, ठीक है। अगर मानो कि तुमको कोई पूछ दे कि x का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे पहले, कोई बताओ? पहले x का स्क्वायर करेंगे, हाँ, और उन सारे स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, और एवरेज एवरेज निकालने के बाद उसको रूट कर, ये अंडर तुमको रूट। इसको बोलते हैं आर एम एस। हम लोग रूट मीन स्क्वायर पाथ भी देखे थे कहीं पे, शायद शायद छोड़,
वो पुरानी बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट का आरएमएस वैल्यू पहले हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो ये डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं। तो डेरिवेशन पे आते हैं, फंक्शन उठाते हैं, उठा लिया फंक्शन आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो ठीक है, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई आर एम एस लिखते हैं, उसका फिर आगे करेंगे। आई आर एम एस इक्वल टू ऐसा कुछ होगा, स्क्वायर एवरेज रूट। ठीक है, चलो हो गया। तो इसी चीज को लिखा जा सकता है कुछ ऐसा, वन बाई टू। हाँ, लिखा ही जा सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, आई का फंक्शन यहाँ पे अगर प्लेस कर दोगे, तो आई का फंक्शन अगर प्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आई का फंक्शन प्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, और ये वन बाई टू ऊपर में रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये हो जाता है आई आर एम एस का फंक्शन हम लोग यहाँ पे प्लेस किया। अब इसको कैलकुलेट करना रह गया है, कैलकुलेट करना जरूरी है, कैलकुलेट करना रह गया है। और तुम लोग जानते हो कि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि आई एवरेज की बात जब कर रहे थे, एज आई एवरेज कितना निकला था हमारा, किसी को याद है तो आई डी टी बाई डी टी, ये होता था, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आई स्क्वायर रहे तो आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी, ऐसा करके निकालते हैं। ठीक है, एवरेज की बात करें तो अभी जो भी फंक्शन हमको एवरेज निकाला उसको हम लोग एवरेज में रखेंगे और फिर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब कैलकुलस के थ्रू। तो एक एक करके करते जाते हैं, देखना कितना आसान लगेगा। हाँ, देखो, तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं उसको भूलना नहीं है, आई आर एम एस निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि कितना दूर तक आया था, इतना दूर तक आया था, ये हो गया था आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका एवरेज निकालना है और वो एवरेज का फिर हम लोग वन बाई टू यानी रूट निकालना है, सर्च निकालना है। ठीक है, चलो तो करते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा ऐसा, आई का वैल्यू अब देखो आई स्क्वायर, ये वाला चीज पूरा आ जाएगा, जो भी फंक्शन है उसको रखेंगे यहाँ पे, एक dt इधर जड़ेगा और फिर इसको हम लोग टोटल dt से डिवाइड करेंगे। आरएमएस वैल्यू हम लोग को कंप्लीट साइकिल के लिए अभी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो से लेके कैपिटल टी टाइम पीरियड तक लिमिट बैठा दिए, और ये जो पूरा चीज है, ये पूरा चीज तुम्हारा रूट के अंदर आ गया, वन बाई टू के अंदर। सुंदर सा एक्सप्रेशन आया है। मैथ्स आसान है इसका, कोई बड़ी बात नहीं, तुम लोग सबको को मालूम है। ठीक है, इसमें से आई क्या है, आई नॉट क्या है, पिक वैल्यू ऑफ करंट है जो कि कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं। तो इसको हम लोग ने बाहर निकाल लिया, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे dt है, t हो जाएगा अपर लिमिट t माइनस जीरो, यानी कैपिटल टी नीचे बचेगा, तो नीचे का t भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, नीचे का t भी बाहर निकाल लिया। तो अभी कितना, क्या अंदर में क्या बचा, जीरो से लेकर t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और ये सब कुछ आ जाएगा रूट के अंदर, तभी रूट स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, राइट। अच्छा, क्या तुम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्लास 10 में पढ़े होंगे, 9 10 में या फिर 11 में। यस सर। जी सर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस, सॉरी ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, राइट। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक,
ऐसा कुछ लिखते थे। ये हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, तो उसी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जरा देखो क्या हो रहा है, ये तो इतना ही रहेगा, ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर टी, और ये सब कुछ आ जाएगा 1/2 के अंदर। ठीक है, कैसा किया, यहाँ से एक्सप्रेशन से, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से। अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाया, और कुछ नहीं। देखो इंटीग्रेशन है, मैथ्स चल रहा है, फिजिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन, ये तो रूट के अंदर आएगा ही। यहाँ पे अंदर वाले को तोड़ते हैं इस तरह से, ये 1/2 dt 0 से लेकर t, ठीक है। इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, या फिर 1/2 को बाहर निकाल लो, उसका फिर ऐसे करके करो, इसमें से 2 बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 1/2, ठीक है। IRMS। इसे Yes, sir. तो यहाँ पे I0 स्क्वायर था, टी था, एक 2 बाहर आया था, तो 2t। और एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, भूल जाएंगे नहीं तो, 0 से t। तो इसमें तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। बाहर में जो चीज है उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे I0 स्क्वायर 2t, इसको हाफ करके अलग कर दिया, और अंदर वाले को इंटीग्रेशन को हम लोग अलग से कर रहे हैं। देखो 1 माइनस है तो dt का t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस का हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी, फंक्शन है, आगे में 2 ओमेगा है तो नीचे में 2 ओमेगा आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में लिमिट बैठेगा 0 से लेके टी तक, और 0 से टी के ऊपर में सब कुछ आ जाकर एक हाफ आ जाएगा। I0 स्क्वायर 2t 1/2। अब जरा देखो, इसको लिमिट बैठाते चलते हैं, ठीक है। तो, तो सबसे पहले अपर लिमिट बैठा दो, टी की जगह पर टी साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी रख दिए, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा हो गया, चलो ठीक है। माइनस 0 रखेंगे, 0, फिर तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा 0 यानी साइन 0, ठीक है, साइन 0, और इन सब के ऊपर 1/2। तो अब हमारा काम थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, एक्सप्रेशन आसान हो गया है, थोड़ा सा मैथ्स है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो कि जरा देखो पीछे का, ये सब तो खत्म हो जाएगा पीछे का चीज, तो यहाँ पे बचेगा क्या, t माइनस साइन 2 ओमेगा, इस कैपिटल टी की जगह पे क्या रखेंगे अभी हम लोग, 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और अभी यहाँ पे हाफ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से और आगे खत्म हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कट गया, 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है,
साइन 4 पाई, ये साइन 360 या फिर साइन 0 के बराबर होगा, राइट। साइन 760 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 360, साइन 360 का वैल्यू क्या होगा? साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये पूरा पीछे वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t 1/2, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा t 1/2। ये समझ में आया कैसे हुआ? एक बार लिख लो भाई। ठीक है ना? एक्सप्रेशन ठीक है ना? यस। ठीक। चलो देखते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर का ऊपर में रूट है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे आई बचेगा आई नॉट। ठीक है, यहाँ पे टू के ऊपर √2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ आ जाएगा। यहाँ पे टी के ऊपर 1/2 बचेगा, और यहाँ पे टी के ऊपर 1/2। तो ये खत्म, यानी आई आर एम एस कितना निकला फाइनली? फाइनली जो आई आर एम एस निकला वो निकला आई नॉट बाई √2। आई आर एम एस कितना निकला? आई नॉट बाई √2। और उसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? आई आर एम एस इक्वल टू 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? 0.707 ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आई नॉट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारा आई आर एम एस का? कि 0.707 आई नॉट, यानी आर एम एस वैल्यू क्या होता है? पीक का 70% होता है। पीक का 70% होता है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर तुमसे कहा जाए कि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो सेम फंक्शन तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कैलकुलेशन किया है वैसे ही कैलकुलेशन जाएगा सिमिलरली। और फाइनली जो तुम्हारा वी आर एम एस का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? V नॉट बाई √2, V0/√2, और इसका वैल्यू भी आ जाएगा कितना? करीब VRMS, ये निकल के आता है 0.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, ये तो क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट रहता भी एप्लीकेबल है, एक पूरे साइकिल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट किए थे 0 से लेकर टी तक। ठीक है, तो वो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर तुमको कहे कि कोई भी तुमको कोई फंक्शन दे, ठीक है, और फंक्शन देने के बाद कहेगा कि कितना होगा आरएमएस वैल्यू, तो तुम लोग अब आई थिंक तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि कहे कि एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे क्या होगा? क्लियरिटी बढ़ेगा। ये कब हो रहा है? कि जब तुम्हारा आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है, ऐसे ही निकलता है। और तुम लोग जानते हो कि उसका कोर क्या है, कैसे शुरू किए थे हम लोग? रूट मीन स्क्वायर, मतलब एवरेज। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे। ऐसा करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी तक जो पहुंचा है। अगर मानो कि तुमको क्वेश्चन दे कि जो हाउस होल्ड तुमको मिलता है करंट यहाँ पे, वो कितना पे रहता है? हाउस होल्ड एसी एट इंडिया जो रहता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे तुमको मिलता है। ठीक है, ऐसा हम लोग को लिखा हुआ रहता है, राइट। तो उसमें तुम्हारा पिक
वोल्टेज कितना होगा ये तुमसे पूछे, ठीक है, पीक वोल्टेज कितना होगा ये अगर मानो तुमसे पूछे तो क्या करेंगे। तो ये जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअली में VRMS है, ठीक है। ये है तुम्हारा VRMS, मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि VRMS इक्वल टू होता है तुम्हारा V0/√2। तो पिक वैल्यू हो गया V0 इक्वल टू √2 VRMS। तो इंडिया में अगर हाउस होल्ड की बात करें तो तुम्हारा पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो जाता है 1.414, जो भी है √2 इंटू 220 वोल्ट, यानी ये कितना के बराबर आएगा, लगभग लगभग 311 वोल्ट के आसपास आएगा। इसका मतलब क्या है, ये कैसा दिखता हो, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज और टाइम का अगर हम लोग एक साइकिल के लिए बना रहे हैं, 1 सेकंड में 50 साइकिल, 1 सेकंड में 50 साइकिल, उसमें से कोई 1/50 सेकंड का हम लोग बिल्कुल एक एक साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक साइकिल को कंसिडर कर रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना निकला, 311 वोल्ट। कितना, 311 वोल्ट। एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। 2 बार यहाँ पे जीरो हुआ एक साइकिल में, एक साइकिल में 2 बार जीरो हुआ, और ऊपर गया कितना, इतना, और नीचे गया इतना। और इस पूरे का अगर रूट मीन स्क्वायर निकालोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो समझो 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे कर रहा है वोल्टेज, 50 हर्ट्ज है, 50 बार ऊपर नीचे कर रहा है, 311 311 311 311, और इनका सबका मीन निकल के आ रहा है कितना, 220 वोल्ट। तो वो होता है यहाँ पे करंट। अगर मानो कि करंट की बात करें तो करंट भी तुम लोग ऐसे करके निकाल सकते हो कि करंट जो आ रहा है वो कितना बार कर रहा है, तो ऊपर नीचे वोल्टेज इतना बार कर रहा है। 220 वोल्ट होता है वो पीक वैल्यू है, नहीं वो पीक वैल्यू नहीं, वो RMS वैल्यू, पीक वैल्यू अलग है। पीक वैल्यू है तुम्हारा 311 वोल्ट इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे कि इसी चीज को आगे ले चलेंगे। फेजर डायग्राम है, फेजर है, फेज किसको बोलते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे डायनामो में मल्टीपल फेज कैसे काम करता है, 3 फेज हम लोग जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है। उसके बाद फिर तुम्हारा मैंने फेज चेंज क्या होता है वो पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा पहले कभी, एक पुराने क्लास में 11th में, लेकिन अभी फिर से पढ़ना है। और फिर देखेंगे डीके और ग्रोथ करंट, LR सर्किट में अलग अलग सर्किट क्या होता है, कैपेसिटर कैसे चार्ज करता है, वो सब सारी चीजें देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग सर्किट। आज के लिए इतना ही रहेगा। सबको को समझ में आया ना। यस सर। चलो ठीक है।